हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज का जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है नए साम्राज्य और राज्य। ये हमारा 6th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। इसको आज हम कवर करेंगे। इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं उसको मैं कवर करवा चुकी हूँ। तो चलिए फिर इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। इसमें स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं एक बच्चे की फ़ोटो। यहाँ पर लिखा है अरविंद बना राजा। इसमें थोड़ा सा बताया गया है कि एक बच्चा जो है प्ले कर रहा था अरविंद नाम का, और उसमें वो राजा बना था। तो इसी में वही चीज़ें की स्टार्टिंग में करके लिखा हुआ है, अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रूफले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। ज़रा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है वह? अरविंद सोचने लगा, क्योंकि पहले के टाइम पे आप देखोगे कि राजा सिर्फ राजगद्दी पे बैठ के सुना करते थे, नृत्य की नाच किया करती थी, या फिर संगीतकार जो हैं अपने वीणा वगैरह जो भी वाद्य यंत्र होते हैं उनको बजा के वो उनको सुनाया करते थे। तो जब इसको राजा बनने का रोल प्ले किया तो उसको लगा कि राजा तो यही होता है जिसके हाथ में तलवार होती है, मूंछों पे ताव होता है, ठीक है। लेकिन जब इसको कहा गया कि तुम राजा तो बनोगे लेकिन तुम्हें हाथ में वीणा बजानी पड़ेगी, मतलब वीणा जो है वो भी तुम्हें दी जाएगी, तो ये सोचने लगा कि ऐसा कौन सा राजा है जो वीणा बजाता होगा। उसी का जवाब हमें आगे इसमें मिल जाएगा। क्या बताती हैं परिस्थितियाँ? दरअसल अरविंद चंद्रगुप्त के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। जो गुप्त साम्राज्य है उसमें समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ने को देखने को मिलती हैं। तो ये जो अरविंद है ये कौन से राजा का रोल प्ले कर रहा था, ये करने वाला था, ये राजा समुद्रगुप्त की भूमिका निभाने वाला था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई है। ये आपका MCQ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इलाहाबाद हरिसेन अभिलेख जो है वो किसने लिखा था, या इलाहाबाद प्रयाग प्रस्ती अभिलेख किसने लिखा था? तो ये हरिसेन ने लिखा था, जो कि समुद्रगुप्त का ही एक दरबारी कवि था। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रस्ती कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है प्रशंसा, क्योंकि पहले के जितने भी कवि आप जो राजाओं के लिए लिखा करते थे वो हमेशा राजा की तारीफ ही किया करते थे, क्योंकि राजा ने अपना सिर थोड़ी कटवाना है जो राजा के बारे में असल ज़िंदगी जो जैसे राजा था वैसा ही लिखता नहीं। हर एक राजा का अपना एक राजकवि हुआ करता था, और वो राजकवि जो भी राजा के बारे में लिखता था वो अधिकतर तो वो प्रशंसा ही करता था उस राजा की। इसलिए ये प्रस्तुति लिखा है। प्रस्तुति का मतलब होता है, जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है, और इसका मतलब होता है प्रशंसा। प्रस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। जैसे तुमने अध्याय 8 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया था। अब यहाँ पे आता है समुद्रगुप्त की प्रस्ति। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रस्ति हमें क्या बताती है। मतलब आप देखो, प्रशंसा वर्ड तो देख लिया, अब हम देखते हैं कि वो राजा के बारे में लिखता क्या है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान, एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर भी बताया है। प्रस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। जैसे मैंने बोला कि हमेशा उनकी तारीफ में ही लिखा करते थे, तो मतलब उसने इतनी तारीफ करी है समुद्रगुप्त की, उसको भगवान के बराबर तक बता दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी अतिशयोक्ति लिखते होंगे, यानी कितना बड़ा चढ़ाकर राजा के बारे में लिखा जाता था, क्योंकि राजा एक इंसान ही तो था, लेकिन फिर भी उसको कभी क्या कर रहा है, भगवान से उसकी तुलना कर रहा है, भगवान के बराबर उसको बता रहा है। तो ये थोड़ी ज़्यादा ही हो जाती है बातें। योद्धा समुद्रगुप्त, जो इलाहाबाद प्रयाग प्रस्ती था उसमें कुछ ये लाइनें लिखी हैं जो हमें पढ़ाई जा रही हैं कि जिनका शरीर युद्ध मैदान में कोठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, वर्छों, तलवारों, लोहे के गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हाथियों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि एक राजा वो राजा होता है जो युद्ध में खून से लथपथ हो, उसको काफ़ी सारे जख्म वगैरह लगे हों, वो एक असली योद्धा होता है। क्योंकि आज पहले के टाइम पे भी आप देखोगे कि राजा अलग बैठे रहते थे,
ठीक है। उनकी सेनाएं जो हैं वो आपस में लड़ा करती थी, और अंत में जब युद्ध जीतने की ओर अग्रसर हो रहा होता था तब राजा जो है मैदान में उतरते थे। लेकिन इसने बोला है कि एक राजा जिसके शरीर पर मैदान की जो कुल्हाड़ियाँ हैं, तीर भाले, इन सभी की चोटें लगी हों, खून से लथपथ उसका शरीर हो, वही एक सुंदर राजा दिखता है। मतलब एक राजा वो नहीं दिखता जिसने बहुत सारे अच्छे आभूषण पहने हो, युद्ध में जो बहुत वीरता से लड़े वो राजा कहा जाता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। अगर तुम मानचित्र 7 पेज नंबर 89 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से दर्शाया गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। इसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रस्तुति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिश्चंद्र 4 प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। थोड़ा सा इसको हम पढ़ लेते हैं। बाकी आप यहाँ पर भी देखेंगे, ये सिक्के आप देख सकते हैं यहाँ पर, मेरे ख्याल से हाँ ये समुद्रगुप्त और ये सिक्का है जिस पर जो समुद्रगुप्त है बीणा को लेके बैठा हुआ है। ठीक है, मतलब समुद्रगुप्त ऐसा था जो कि राजा तो था लेकिन इसे म्यूजिक से बहुत प्यार था और ये बीणा बजाया करता था। तो सिक्के भी इस तरह के बनाए हैं जिसमें समुद्रगुप्त को बीणा बजाते हुए भी शो किया गया है। यहाँ नीचे लिखा है बीणा बजाने वाला राजा। समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्के पर दिखाया गया है, जैसे इस सिक्के में उन्हें बीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये आप ये वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ 4 पॉइंट हैं जो नीचे दिए गए हैं उसको पढ़ते हैं। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। आगे मेरे ख्याल से कोई मैप दिखाया जाएगा, हाँ ठीक है। यहाँ पे आपको अलग अलग कलर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। हरा भी है, गुलाबी है, नीला कलर भी है, जिसको आसमानी कलर भी हम कह सकते हैं। तो जब यहाँ पे पहली लाइन में लिखा है कि मानचित्र में हमें क्या दिख रहा है, हमें हरा रंग दिख रहा है, ठीक है। हरे रंग वाले जो क्षेत्र हैं ये आर्यवर्त के 9 शासकों का क्षेत्र है जिन्हें क्या किया समुद्रगुप्त ने जीत लिया था, ठीक है। ये देखिए, यानी ये वाले जो 4 क्षेत्र हैं जहाँ पे आप हरा रंग देख रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों को क्या किया था समुद्रगुप्त ने जीत लिया था। दूसरा बताया जा रहा है, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिखाए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी, क्योंकि राजा तो ये चाहता था कि वो मेरे गुलाम बन के रहें, मुझसे हार गए तो उसके बाद समुद्रगुप्त ने क्या किया, उन्हें फिर से बोल दिया कि आप जो है वो अपना शासन फिर से चला सकते हैं। अगर अकड़ दिखाते तो फिर वो राजा उन्हें मार ही डालता, ठीक है। यहाँ पर ये वो जो लाल बिंदु वाले क्षेत्र है ना, इन क्षेत्रों के बारे में अभी हमें पढ़ाया गया था कि इन क्षेत्रों को भी उसने जीता था और यहाँ के राजाओं को हराया और बाद में फिर उन्हें फिर से बोल दिया कि आप ठीक है अपना शासन कर लो, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी कलर से दिखाया गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम में कई गण या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। यानी जहाँ पर भी हमें बैंगनी कलर देखने को मिलता है, ठीक है। देखो मेरे ख्याल से मैंने जिस जगह को मैंने पिंक कलर कहा था ये शायद उसको बैंगनी कलर ही मान रहे हैं, तो क्योंकि इसमें ही हमारे पूर्वी राज्य आ रहे हैं, इसी में हमारा नेपाल भी आ रहा है। तो ये वो इलाका था जहाँ के जो राजा महाराजा थे वो क्या करते थे, समुद्रगुप्त के लिए सामान उपहार में लेके आया करते थे। पॉइंट 4 है, बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के राजा होंगे। इनमें श्रीलंका के राजा भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे भी करा दिया था। पहले के टाइम पे ऐसे होता था कि अगर 2 राज्यों के बीच में झगड़ा होता था और जो राजा शक्तिशाली होता था उससे युद्ध वो करना नहीं चाहते थे, इसलिए अपनी बेटी की शादी उससे कर दिया करते थे। तो संबंध बन जाया करते थे, रिलेशन बन जाते थे और इसी वजह से वो लोग क्या करते थे, युद्ध को फिर मना कर देते थे। तो ये वाला जो आप क्षेत्र यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाला क्षेत्र हमारा आता है और इसमें उन्होंने श्रीलंका को भी ऐड किया है क्योंकि श्रीलंका को भी उन्होंने नीले कलर से दर्शाया हुआ है। तो यहाँ के राजा ने अपनी बेटी की शादी समुद्रगुप्त से करवा दी थी ताकि युद्ध को रोका जा सके। उसके बाद है वंशावलियाँ। अधिकांश प्रस्तियाँ यानी कि प्रशंसा वाली चीज़ें
शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह परिस्थिति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी। ठीक है, याद रखना समुद्रगुप्त की माँ का नाम भी पूछा जा सकता है। तो समुद्रगुप्त की मम्मी जो थी उनका नाम था कुमार देवी, जो कि लिच्छवी गण से, लिच्छवी संघ से बिलोंग करती थी। और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले राजा थे, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी थी, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधियां भी हासिल करी थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे ये आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया, क्योंकि हमारी हेडिंग भी लिख रखी है वंशावलियाँ। वंशावलियाँ का मतलब ये था कि पहले चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो वहाँ का राजा था, उसके बाद फिर उसका बेटा बना, फिर उसके बाद उसका बेटा बना। यानी इस तरह से जो है ये वंश के आधार पर अपने राजा को चला रहे थे, जैसे कि हमेशा से चलता आया कि राजा का बेटा ही बेटा, राजा का जो बेटा है वही राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, तो ऐसे था। और यहाँ पर ये छोटी सी जानकारी दी है, इसको पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। इन उपाधियों के महत्व के हिसाब से सजाओ: राजा, महाराज, अधिराज, महाराजा। अच्छा, मतलब ये कह रहा है कि इनके महत्व के बारे में आपको थोड़ा सा सजाना है या फिर इनको श्रेणी में रखना है कि सबसे पहले कौन आएगा। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों, सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 10 में आपको मिल जाएगी, क्योंकि जो समुद्रगुप्त था उसमें मेरे ख्याल से 9 नवरत्न थे। नवरत्न मतलब ऐसे 9 लोग जो अलग अलग क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध थे और काफ़ी अच्छी जानकारी रखा करते थे। तो ऐसे बहुत सारे थे जो कि समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में ऐसे बहुत सारे नवरत्नों को रखा हुआ था। ठीक है, और यहाँ बता रखा है थोड़ा थोड़ा कि समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। पहला तो हमें उसके बाद के जो राजा थे, जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। उसके अभिलेखों से, उनके सिक्कों से हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ से हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिल जाती है। अब है हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। ठीक है, जो हर्षवर्धन था ये हर्षचरित उसके लिए लिखी गई थी। इसमें आगे पढ़ते हैं हम। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से जानकारी मिलती है, उसी तरह कुछ अन्य राजाओं के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन हुआ करते थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित को लिखा था। तो मैंने तो इसको जब याद किया तो मैंने बोला था कि हंस हंस के बाण चलाए। तो हंस हंस के बाण चलाए का मैंने इस तरह से बोला था कि जो बाणभट्ट है उसने हर्षचरित को लिखा था। मतलब क्योंकि देखो याद करने का तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं, हमें बस याद रखने से मतलब है। तो मैंने तो हंस हंस के बाण चलाए इस तरह से मैंने किया था कि जो बाणभट्ट है उसने हंस हंस के क्या किया, हर्षवर्धन की जो जीवनी है हर्षचरित उसको लिखा था। इसने हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने का भी वर्णन किया है। मतलब उसने बताया हुआ है, पूरी जीवनी बताई है, तो उसमें सारा बताया कि वो कब राजा बना, उसने कौन कौन से युद्ध लड़े, सारी चीज़ें थी। चीनी यात्री स्वयं त्सांग जिनके बारे में तुमने अध्याय 8 में पढ़ा है, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, अलग अलग यात्रियों के नाम देके कि कौन था ये जो कि समुद्रगुप्त के टाइम पे आया था, तो सॉरी हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, तो ये हमारा स्वयं त्सांग था। ये जब भी इस तरह के यात्री किसी राज्य में आते थे तो उस राज्य की प्रणाली को देखा करते थे और फिर उसके बारे में कोई ना कोई किताब जरूर लिखते थे, और उससे भी हमें उस राज्य के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। जैसे मेगस्थनीज जो था, जिसने इंडिका नामक बुक लिखी थी, तो उसने जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के टाइम पे वो आया था और उसने काफ़ी कुछ लिखा था उसके बारे में।
आगे है, हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बन गए थे। मतलब ये कह रहे थे कि ऐसा माना जाता है ना कि राजा का सबसे बड़ा जो बेटा होगा वही राजा बनेगा, उसके बाद जो छोटे वाले हैं वो राजकुमारी रहेंगे, फिर जब बड़ा मर जाएगा तो फिर उससे छोटा वाला राजा बन जाएगा। तो बता रखा है कि जो हर्ष था अपने पापा का सबसे बड़ा बेटा नहीं था ये, ठीक है। इनके जो बड़े भाई, इससे भी बड़े बड़े भाई थे, लेकिन उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद इसको थानेसर का राजा बना दिया था। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मतलब ये कह रहे हैं कि कन्नौज में उसका जो क्या लिखा है, बहनोई, यानी बहनोई बहन का जो हस्बैंड होता है उसको बहनोई बोलते हैं जहाँ तक मुझे पता है। तो वो कन्नौज का राजा था, लेकिन बंगाल के राजा ने क्या किया, कन्नौज पर आक्रमण करके उसके जो बहनोई था उसको मार दिया। फिर जो आया हर्ष, उसने फिर कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर उसने आक्रमण कर दिया, क्योंकि बंगाल ने पहले किया, उसके बहनोई को मार दिया, तो फिर इसने बाद में बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। मतलब सीधी सी बात है, बंगाल पर आक्रमण कर दिया और जीत भी लिया। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया था। आगे लिखा है, पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। जैसे चोल और भी मुझे याद नहीं आ रहा है, चलो यही कर लेते हैं। पल्लव, चालुक्य, पुलकेशिन, ये क्या थे, ये दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, जबकि चालुक्य का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था। चालुक्य की राजधानी, ठीक है, याद रखना, चालुक्य की जो राजधानी थी वो ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ऐहोल जो था ये एक बहुत ही व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे ये धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर भी बने। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया गया था जो समृद्ध शहर थे, यानी कि पल्लव और चालुक्य ये आपस में लड़ते रहते थे, एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण किया करते थे और ख़ास तौर पर एक दूसरे की राजधानियों को अपने अधीन करने की कोशिश किया करते थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। याद रखना, चालुक्य में बहुत सारे राजा थे, लेकिन जो पुलकेशिन द्वितीय थे ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध राजा बना। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। चाचा से राज्य मिलना बड़ी अजीब बात लग रही, क्योंकि आजकल के टमाने कह रही हूँ, आजकल के ज़माने में तो रिश्ते को कोई मोल ही नहीं है, सब अपना ही हड़पने की कोशिश करते हैं। सुन के अजीब लगा मुझे तो। रवि कीर्ति कौन था भाई? अभी नाम पढ़ा था ना, रवि कीर्ति कौन था? रवि कीर्ति जो था ये हमारा पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था, ठीक है। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने, मतलब रवि कीर्ति जो प्रस्ति लिखी थी उसके अनुसार बताया जा रहा है कि उसने लिखा है, उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ होता है आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, मतलब लिखा हुआ है कि जो हर्ष, उसका नाम हर्षवर्धन है, वो अब आनंदित नहीं रहा क्योंकि वो हार चुका था। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। चालुक्यों की जो विजय थी वो अल्पकालीन थी। अल्पकालीन का मतलब होता है बहुत थोड़ी टाइम के लिए ही उसकी विजय रही। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल हो गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे, क्योंकि अभी तो हम 6th क्लास की हिस्ट्री को रीड कर रहे हैं। देखो एनसीईआरटी जो होती है ना, बहुत ज़्यादा भर भर के चीज़ें लिखी हुई होती हैं,
छांट के निकालना इंपॉर्टेंट चीज़ों को, वो हमारी जिम्मेदारी होती है। इसको मैं चैप्टर को आपको रीड करवा रही हूँ, साथ साथ में जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको मैं ब्लैक इससे जो भी ब्रश है उससे हाईलाइट कर दे रही हूँ, ताकि आपका फोकस उस चीज़ पे ज़्यादा जाए। ये जो वीडियो है सिर्फ 6th क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बनाई जा रही है, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? अब देखो, अब जो चोल राज्य हैं, साम्राज्य हैं, तो उनका प्रशासन कैसे चलता था पढ़ लेते हैं। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। पहले के राजा ज़्यादातर जो कर लगाते थे वो भूमियों पर ही लगाते थे, क्योंकि भूमि पे बहुत ज़्यादा कृषि वगैरह होती थी, खदानें वगैरह होती थी, अच्छी लकड़ी होती थी, ज़मीन पे जंगल होते थे, भूमि पर ही तो अपने सब कुछ मिलता है, तो भूमि से कर लिया करते थे वो। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गाँव होते थे, मतलब ये है कि प्रशासन चलता था तो सबसे पहले गांव पर प्रशासन होता था, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई उसने कदम उठाए थे। उदाहरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, जैसे बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की राह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी बन गया था। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर काम करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारा माथ्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री और एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। ठीक है, उसके बाद है संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासकों में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी कि मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी कि व्यापारियों के कबीले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी कि लिपिकों के प्रधान जैसे लोग वहाँ पर रहा करते थे। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थीं, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि वो अपना स्वतंत्र राज्य ही स्थापित कर लिया करते थे। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना बनाते थे, जिनमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे, पर इनके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता भी दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दे दी, मतलब भूमि को दान में दे दिया जाता था। दी गई भूमि से वे कर वसूलते थे और जिससे वे सेना और घोड़ों की देखभाल भी करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं किस तरह से होती थीं? पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उपसमितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिर की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं में धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। उस ज़माने में आम लोग के बारे में थोड़ा बता रखा है कि जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों या कुछ अन्य स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है। कालिदास ने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के प्रसिद्ध चित्रण उसने बताया है कि इन नाटकों में एक रोचक बात यह थी कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों का संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत भाषा बोलते थे। उनका प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की भी बात बताई गई है। मछुआरे की कहानी में लिखा है कि एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट कर दी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। अब मछुआरा उस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया
और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश किया गया। मतलब मुख्य अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को लेकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वो पुलिस में खबर करता है तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाता है? मतलब ये कह रहा है कि एक अंगूठी उसको मिली तो उसने शकुंतला को दे दी, लेकिन वो मछली ने उसको खा लिया। तो वो राजमहल चला गया कि देखो मुझे अंगूठी मिली है। राज दरबारियों ने इतनी बुरी तरह से उसको ट्रीट किया, लेकिन राजा को जैसे ही पता चला उसने अंगूठी ले ली और उसको काफ़ी इनाम दिया। लेकिन होता ना बीच वाले कुछ लोग जो अपना हिस्सा मांगने लग जाते हैं कि हमें तुम्हें जो इनाम मिला है उसमें से हमें कुछ आधा दो। तो इस तरह से बुरा व्यवहार जो था उसके साथ किया गया था। चीनी तीर्थयात्री फाहियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे। ये आवाज़ सुनकर सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। यानी कि जो अछूत लोग थे उनको एक करताल बजा के जाना पड़ता था, जिससे जो पंडित हैं या जो इन अछूत लोगों से ऊपर वाले जो लोग हैं, जैसे ही करताल की आवाज़ सुनते थे उन्हें पता चल जाता था कि ये अछूत आ रहा है, तो वो अपने अलग हो जाया करते थे कि इनकी परछाई भी हम पे ना पड़े। मतलब होते थे नॉर्मल इंसान, कोई बीमारी भी नहीं थी, हमारे जैसे ही इंसान थे, लेकिन लोगों की सोच ही गंदी थी, तो क्या कर सकते हैं। यह राजा की सेना के बारे में लिखा है। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोज़मर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन हो गए, ठीक है, सोने के पायदान हो गए, और खाने पीने का सामान जैसे बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थीं। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों या ऊँटों पर, हाथियों पर, सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार रगाड़े, बिगुल, तुरही बजाते हुए चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़, फूलों का उपहार देते थे, जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि उनकी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें, पर ये सेनाएं उनके पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थीं। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे। व्यापारियों के काफिले में जुते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। मतलब राजा को कई बार पता भी नहीं चलता था कि उसकी प्रजा उसकी वजह से दुखी भी है, क्योंकि जो बीच में सेनापति आ जाया करते थे ना, वो अपनी तरफ से जनता को लूटना शुरू कर देते थे। जैसे आपने कोई सीरियल देखा होगा या कोई फिल्म देखी होगी, वैसे तो इतनी रियलिटी नहीं होती है, वैसे राजा सही में होते ही कुछ ख़राब थे, लेकिन सारे राजा ख़राब नहीं होते थे। अशोक ने धम्म को अपनाया। अशोक काफ़ी अच्छा राजा था। स्टार्टिंग में तो उसने वही काम किया जो हमेशा हर राजा करता है। बाद में उसको अकल आई तो उसने अच्छे कर्म भी करने शुरू कर दिए। समुद्रगुप्त भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसके बारे में अच्छी बातें ही हमें देखने को मिलती हैं। अकबर के बारे में हमें अच्छी बातें देखने को मिलती हैं। काफ़ी हद तक उसने दीन इलाही और मतलब हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म दोनों को उसने इक्वल इम्पोर्टेंस दी थी। तो हर एक राजा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी राजा का एग्जांपल ले लो, अच्छे राजा तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। पर ये होता था कि जो बीच में सेनापति जो राजा के लिए काम करते थे, वही जनता को लूटते थे, जिससे कि जनता राजा से नफरत करने लग जाती थी, जबकि राजा को पता भी नहीं होता था कि मेरे नाम से इतना कर मांगा जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था आज का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर इससे रिलेटेड आप MCQ क्वेश्चन भी चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट करेंगे, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।